कल हम लोग जो है इतिहास के जो है पुरातात्विक स्रोत पर हम लोग पहुंचे थे और उसको खत्म भी कर दिए थे। पुरातात्विक स्रोत इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत पर हम लोग पुरातात्विक स्रोत को हम लोग समाप्त कर दिए थे। और आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बताएंगे। ये परीक्षा में हमेशा आता है और इसको ये याद करने की चीजें हैं, दिमाग में रखने की चीजें हैं। पढ़ना क्या है हमको आज जो है पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख, पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख रिकॉर्ड मत भूलिएगा, अभिलेख में कंफ्यूजिंग हो जाता है। रिकॉर्ड मानो एंशिएंट एलिमेंट पिलर रिकॉर्ड, इसका मतलब हुआ एंशिएंट एलिमेंट पिलर रिकॉर्ड, यानी कहने मतलब पुराना तत्वों के जो खंभे हैं उस खंभे पर रिकॉर्ड किए गए हैं, तो उसी को आप पढ़ना है। अभिलेख व उनकी संरचना, अभिलेख व उनके संरचना, उनके स्थान। ठीक है, तो ये हो गया पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थान। तो आइए हम चलते हैं कि पहले तो आप स्तंभ के विषय में जानिए। स्तंभ लेख। तो आइए इसके विषय में चलते हैं। स्तंभ लेख में मेहरौली स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख। अब आइए, स्तंभ है, इसका नाम है मेहरौली स्तंभ लेख। अब ये कहाँ है? स्थल, मेहरौली स्तंभ लेख। ये स्थल, ये मेहरौली कहाँ है? तो मेहरौली स्तंभ लेख, मेहरौली कुतुब मीनार, मेहरौली जो है कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, दिल्ली के परिसर में है, दिल्ली के परिसर में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, दिल्ली के परिसर में है। मेहरौली कुतुब मीनार दिल्ली में है और इसी कुतुब मीनार के परिसर में है, ठीक। तो मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ है? कौन जगह है? मेहरौली स्तंभ लेख क्या है? स्तंभ का नाम है मेहरौली स्तंभ लेख। है कहाँ? मेहरौली एक जगह है, वो कुतुब मीनार दिल्ली में है। अब यही कुतुब मीनार के बाउंड्री में मेहरौली है। अब आगे समझ में, अगर सवाल आपको पूछे तो आप बता दीजिए। जो कुतुब मीनार का परिसर है उसी में मेहरौली एक स्थान है और दिल्ली में है। हो गया। अब संबद्ध व्यक्ति किससे संबंधित है? संबद्ध व्यक्ति ये मेहरौली स्तंभ लेख जो है, मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ है? मेहरौली में। मेहरौली कुतुब मीनार के परिसर में है, वो दिल्ली में है। मेहरौली कुतुब मीनार दिल्ली में है। और किस व्यक्ति? संबद्ध व्यक्ति। कौन व्यक्ति से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय राजा था, चंद्रगुप्त द्वितीय ये राजा था। इन्हीं राजा से संबंधित ये अभिलेख है। अब ये राजा किस वंश के थे? तो ये समय गुप्त वंश। किस वंश के थे? गुप्त वंश। ये राजा जो है संबद्ध व्यक्ति चंद्रगुप्त जो थे वो किस वंश के थे? तो गुप्त वंश के थे। अब आइए, स्तंभ लेख मेहरौली लेख जो है, ये मेहरौली कहाँ है? ये कुतुब मीनार के परिसर में है और ये कुतुब मीनार दिल्ली में है। यह राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित मेहरौली है। और एक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश के थे? तो गुप्त वंश के थे। अब आइए, इसमें क्या लिखा है?
यह है स्तंभ। क्या लिखा है इस स्तंभ पर? क्या लिखा है? या ई कर दीजिए कि अभिलेख की विषय वस्तु, अभिलेख की विषय वस्तु, मतलब ये स्तंभ पर क्या लिखा है। तो मेहरौली स्तंभ लेख एक है, और मेहरौली कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, उसी कुतुब मीनार के परिसर में मेहरौली है। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, गुप्त वंश का राजा थे। अभिलेख की विषय वस्तु क्या है, इस पर क्या लिखा है, तो ये यह जानना जरूरी है, परीक्षा में आता है। तो क्या लिखा है? यह है स्तंभ, यह स्तंभ, यह स्तंभ चंद्रगुप्त, यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय, यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय, यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय जो 380 से 412 ईस्वी का है। ठीक है। वैष्णव होने, वैष्णव, वैष्णव होने, वैष्णव होने, वैष्णव होने बंगा, बंगा माने बंगाल, बंगा यानी बंगाल, बंगा यानी बंगाल, बंगा माने बंगाल, विजय, बंगा विजय, विजय, बंगाल विजय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। यह स्तंभ, यह विषय वस्तु है, यह जो है समय है गुप्त वंश। यह स्तंभ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त राजा जो थे वो 380 से 412 ईस्वी वैष्णव होने बंगा, बंगाल विजय, बंगाल विजय तथा सप्त सिंधु के समीप, तथा सप्त सिंधु, सप्त सिंधु के समीप, मानो सप्त सिंधु माने 7 नदियों का जो मुहाना था, सप्त सिंधु माने 7 नदियों का मुहाना, विजय तथा सप्त सिंधु के समीप विभिन्न राजाओं, विभिन्न, विभिन्न राजाओं, विभिन्न राजाओं, विभिन्न राजाओं के समूह से, विभिन्न राजाओं के समूह से, विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध, युद्ध, विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध एवं विजय के विवरण प्रदान करता है, एवं विजय के विवरण प्रदान करता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि मेहरौली स्तंभ लेख है कुतुब मीनार के परिसर, कुतुब मीनार दिल्ली में है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, यह गुप्त वंश का राजा था। और यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी में इसका समय रहा उस राजा का। और इसमें लिखा, यही लिखा है कि यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय 380 412 ईस्वी वैष्णव होने बंगा, वैष्णव होने, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और बंगा यानी बंगाल विजय किया था, तथा सप्त सिंधु, 7 नदियों का, सप्त सिंधु जहां 7 सिंधु नदी के मुहाने पर 7 नदियां जहां आके मिलती थी, उसी के समीप विभिन्न राजाओं के समूह से यह युद्ध किया था। किसने युद्ध किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, युद्ध किया था। यह विजय भी प्राप्त कर लिया था, और उसी का विवरण प्रदान करता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो यह आपको आईएएस भी पूछ सकता है कि आप या पीसीएस में कि सप्त सिंधु के समीप कौन से अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने 7 राजाओं को, बंगाल को भी जीता था और 7 राजाओं को से युद्ध किया था और विजय प्राप्त किया था? वो कौन अभिलेख है? तो मेहरौली स्तंभ लेख है। या पूछ दे मेहरौली कहाँ है, तो मेहरौली आप लिखिएगा कुतुब मीनार के परिसर में है। अगर पूछे कुतुब मीनार के परिसर में मेहरौली है, तो यह कुतुब मीनार के परिसर में मेहरौली तो है कहाँ? तो दिल्ली में है। ये हो गया। मूलतः यह कौन?
मेहरौली। मूलतः यह स्तंभ विष्णुपद पहाड़ी, मूलतः मूल रूप में यह विष्णुपद पहाड़ी, विष्णुपद पहाड़ी, विष्णुपद पहाड़ी, विष्णु मूलतः ये जो स्तंभ है मेहरौली का स्तंभ जो लेख है यह मूल रूप में मुख्य रूप से यहाँ नहीं था। यह मूलतः विष्णुपद पहाड़ी, जो विष्णुपद पहाड़ी जो है मूलतः जो है यह उदयगिरी जो है उदयगिरी मध्य प्रदेश, उदयगिरी मध्य प्रदेश, उदयगिरी मध्य प्रदेश पर स्थापित था, पर स्थापित था, मनो वहीं रखा था। इसकी स्थापना यही हुई थी। कहाँ? मूलतः पूछ गया इसमें कि जो है मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन है, मूलतः यह कहाँ था? तो अब विष्णुपद पहाड़ी उदयगिरी मध्य प्रदेश में, उदयगिरी एक स्थान है मध्य प्रदेश में स्थापित था, स्थापित था, जिसे बाद में दिल्ली के किसी शासक द्वारा, जिसे बाद में दिल्ली के किसी शासक द्वारा, दिल्ली के किसी शासक द्वारा, बाद में 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 दिल्ली के किसी शासक द्वारा यहाँ दिल्ली में स्थापित करवाया गया था, दिल्ली में स्थापित करवाया गया था, दिल्ली में स्थापित करवाया गया था। ठीक है। तो आप पूछे कि यह स्तंभ लेख मूलतः कहाँ था? यह विष्णुपद पहाड़ी उदयगिरी मध्य प्रदेश पर स्थापित था, जिसे बाद में दिल्ली के किसी शासक के द्वारा दिल्ली में स्थापित करवाया गया था। इसलिए यह नहीं पता है अभी तक इतिहासकारों की कौन शासक इसको विष्णुपद पहाड़ी उदयगिरी से उठा करके दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में रखवाया था। लेकिन कुतुब चाहे वह विष्णुपद पहाड़ी पर यह मूलतः है या जो है आपके ये कुतुब मीनार के परिसर में है। यह अभिलेख जो है स्तंभ अभिलेख यह बताता है कि यह मेहरौली का यह स्तंभ लेख लोहे का है और यह जो है दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। संबद्ध व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय थे, गुप्त वंश के राजा थे और अभिलेख की विषय वस्तु यही थी कि बंगाल को विजित किया था, सप्त सिंधु में आए 7 राजाओं को हराया था और ये अपने तलवार से अपने भुजाओं पर लिखा था कि हमने बंगाल को विजय किया और इस विष्णुपद की पहाड़ी वाले मेहरौली पर भी अंकित करवाया। और यह मेहरौली स्तंभ ऐसा कृति है इतिहास में कि अभी तक इस लोहे के स्तंभ पर अभी तक चमक है, इसमें कहीं मोर्चा नहीं है, इसमें कहीं गिरावट नहीं है। अब सोच लीजिए उस समय के राजा कैसे थे और इस समय के राजा क्या हैं। आपको यही तो पढ़ना है कि उस समय के राजा क्या थे कि लोहे की चीज भी अभी है उसी तरह से और उस पर जो चीज जो लिखी हुई है वो अभी भी पढ़ी जा सकती है। तो उस समय के राजा क्या थे? नाम के लिए, जनता की भलाई के लिए अपना साक्ष्य देते थे कि हम जनता की भलाई के लिए एक प्रमाण दे रहे हैं। तो आइए मेहरौली स्तंभ लेख को आपने पढ़ लिया। अब आइए दूसरा चीज हम लोग चलते हैं, दूसरा चीज पढ़ते हैं पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख में। अब दूसरा अभिलेख पढ़ते हैं। पहला तो आपने पढ़ लिया कि मेहरौली स्तंभ लेख, पहला तो आपने पढ़ लिया मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली कहाँ है? मेहरौली जो है दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में है। यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय राजा से संबंधित है, गुप्त वंश का है। यह बंगाल में आए
बंगाल में आए राजा को पराजित किया था। सब सिंधु में 7 राजाओं का जंग छिड़ा था, उस 7 राजाओं को भी हरा दिया था यह चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। एक स्तंभ लेख है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति यह भी है एक स्तंभ, पुरातात्विक स्तंभ। एक प्रयाग प्रशस्ति है, ये प्रयागराज में है। इसका सब प्रयागराज में है। प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है। संबद्ध व्यक्ति समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है। वंश इनका गुप्त वंश है। इसमें क्या लिखा हुआ भाई? इसमें लिखा हुआ संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति, संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ, मूलतः यह एक अशोक मूलतः यह एक अशोक स्तंभ पर अंकित है। किस पर अंकित है? मूल रूप में अशोक का स्तंभ था और इसी पर यह प्रयाग प्रशस्ति अंकित है। जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से 200 ईस्वी में कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। कौशाम्बी का जिक्र इसलिए करने लायक है कि कौशाम्बी का संबंध अशोक से था। तो यह जो है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ, पूरा तात्विक स्तंभ जो है प्रयाग प्रशस्ति, ये कौशाम्बी में था और कौशाम्बी से 200 ईस्वी में लाया गया था। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, किसमें प्रयाग प्रशस्ति में, इसमें समुद्रगुप्त के दरबारी कवि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबार में, राजाओं के दरबार में कवि होते थे, वो अपना कविता करते थे और राजा को खुश करते थे। तो उस समय दरबारी कवि हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबार में। हरिसेन द्वारा काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त के वंश, एवं उनके परिचय किनके परिचय? समुद्रगुप्त के परिचय और उनकी विजयों किनकी विजयों? समुद्रगुप्त की विजयों एवं राज्य विस्तार का वर्णन किया है। राज्य विस्तार का वर्णन किया है। कौन वर्णन किया है? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किया है। तो आइए हम लोग जाने कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, पूछता है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख जो है कहाँ है? तो प्रयागराज में अभी है। और कहाँ, किस व्यक्ति से संबंधित है? समुद्रगुप्त राजा से है
समुद्रगुप्त राजा किस वंश का था? तो गुप्त वंश का था। यह अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है, रचित है या लिखी गई है। प्रशस्ति मूलतः यह अशोक स्तंभ पर यह प्रशस्ति जो लिखी गई है समुद्रगुप्त के द्वारा कि मैंने 12 दक्षिण के 12 राजाओं को हराया था और उनको स्वतंत्र भी कर दिया था और कहा था कि करण प्रणामागमन, तुम मेरा मुझको करण प्रणामागमन जो है कर भी दो और मेरा प्रणाम भी करो, अंकित है। जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से प्रयाग में लाया गया। मूलतः 200 ईस्वी में यह कौशाम्बी से प्रयाग में लाया गया। इसमें समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा काव्यात्मक शैली में पूछ दे प्रयाग प्रशस्त्र काव्य में लिखा गया है कि गद्य में लिखा गया है, तो आप नहीं जानिएगा तो आप गलती करके चले आइएगा आईएएस की परीक्षा में, पीसीएस की परीक्षा में। तो हमेशा याद रखिएगा हरिसेन संस्कृत में इसको लिखे हैं और यह काव्य है, यह काव्य में लिखा गया है, काव्यात्मक शैली है इसकी। और समुद्रगुप्त के पूरे वंश की कहानी है और समुद्रगुप्त का परिचय है, वह कहां कहां विजय किए थे, किन किन राजाओं को हराए थे, वो सब इसका जिक्र है। और कहां तक राज का विस्तार किए थे समुद्रगुप्त, इसी पर अंकित है। तो आप जान गए, एक ही चीज से आपने बहुत जाना। प्रयाग प्रशस्ति मूलतः कहां थी? कौशाम्बी में थी। कौशाम्बी से किसने लाया? तो समुद्रगुप्त ने लाया। कब लाया? 200 ईस्वी में लाया। और यह इस पर क्या अंकित है? इस पर जो है संस्कृत भाषा से लिखावट की गई है। यह लिखावट किसमें है? तो काव्यात्मक शैली में है। इसको किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। और समुद्रगुप्त इसमें क्या है? समुद्रगुप्त के वंश और उनके परिचय है। इसमें समुद्रगुप्त कितने राजाओं को हराया? तो दक्षिणापथ के राजाओं को हराया। राज विस्तार का वर्णन है। इसलिए यह प्रयाग प्रशस्ति आप जान गए कि किस लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए हम तीसरे जो है पुरातात्विक जो है तीसरे पुरातात्विक जो है स्रोत पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब ध्यान से रखिए, इसको आप अगर पढ़ते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए कि थोड़ा सा ये जाना जाए कि ये जो मैं पढ़ाऊंगा आपके पास चला जाए। अब आइए बौद्ध स्तंभ लेख, तीसरा है बौद्ध स्तंभ लेख। बौद्ध स्तंभ लेख है। यह भी एक पुरातात्विक अभिलेख है, रिकॉर्ड है। इस बौद्ध स्तंभ का ये भरहुत में है। कहाँ है? भरहुत में है। ये भरहुत कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। भरहुत कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कौन जिला में है? तो सतना जिला में है। भरहुत कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, सतना जिला में है। ठीक है। और ये कौन राजा से संबंधित है? राजा वासुदेव से संबंधित है। राजा वासुदेव या और राजा वासुदेव किस वंश के थे? तो शुंग वंश के थे। शुंग वंश के थे। इसमें लिखा क्या है? तो इस अभिलेख से शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो अब समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध स्तूप एक है, बौद्ध स्तंभ लेख है। माने बुद्धों का वो स्तंभ है, बुद्धों का सारा चीज लिखा गया है। भगवान बुद्ध से संबंधित यह स्तंभ लेख है। ये भरहुत में है, मध्य प्रदेश सतना जिले में है। राजा वासुदेव से संबंधित है। ये शुंग वंश का है। इसे अभिलेख में शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग एक राजा थे और वही जो है शुंग वंश की स्थापना किए थे। उसी वंश का राजा वासुदेव थे। उसका जिक्र इसी बौद्ध स्तंभ में लिखा हुआ है।
तो ये हो गया आपका जो है पुरातात्विक स्तंभ लेख में तीसरा बौद्ध स्तंभ। प्रयाग प्रशस्ति हो गया और बौद्ध स्तंभ हो गया। और जो है पहला जो था आपका ये मेहरौली हो गया, तो मेहरौली हो गया और प्रयाग प्रशस्ति हो गया और बौद्ध स्तंभ हो गया। अब तीसरा में चौथा में आइए मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख, ये सब इतिहास के जानने के स्रोत हैं। मथुरा स्तंभ लेख, इसमें मथुरा ये उत्तर प्रदेश में है। मथुरा अगर पूछा जाए तो मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है मथुरा स्तंभ लेख। ये अभी गुप्त काल का है। इसमें क्या लिखा है? यह प्रथम गुप्त अभिलेख है, पहला गुप्तों का अभिलेख है। प्रथम गुप्त अभिलेख है। मथुरा स्तंभ लेख गुप्तों का प्रथम गुप्त अभिलेख है, जिसमें गुप्त संभवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। जिसमें गुप्त संभवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। प्रथम वर्ष वर्णित है। किसमें? मथुरा स्तंभ लेख में वर्णित है। इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायी वैष्णव धर्म के अनुयायी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता, गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता, पर प्रकाश पड़ता है। इसमें महेश्वर समुदाय के उदिताचार का भी वर्णन है। इसमें गुप्त सम्राटों के महेश्वर समुदाय के उदिता चार का वर्णन है। उदिताचार मतलब संस्कृत के जानकार थे। उदिताचार्य का वर्णन है। बहुत लोग इसी उदिता के आधार पर अपने बाल बच्चों का नाम रख देते हैं। उदिता कुमार, उदिता सिंह नाम रख देते हैं, यहीं से लेते हैं कि उदिता लिखे। तो ये बहुत बड़ा उदिता जो थे, बहुत बड़ा जानकार थे, तो अपने बाल बच्चों का नाम उदिता सिंह, उदिता कुमारी, उदिता जो है सिंह, उदिता आर, ये सब लिख देते हैं, यहीं से लेते हैं। तो आप आ गए, इसको जान गए। मथुरा में जो स्तंभ लेख है, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में चंद्रगुप्त द्वितीय से है और ये गुप्त काल का है, लेकिन गुप्तों का ये प्रथम अभिलेख है। अगर पूछे गुप्तों का प्रथम अभिलेख कहाँ है, तो आप याद करिएगा, गुप्त राजाओं का प्रथम अभिलेख मथुरा स्तंभ लेख को जाना जाता है। इस मथुरा अभिलेख में गुप्त संभवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख के द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायी
गुप्त सम्राट को की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश डालता है, मैंने पढ़ता है, यानी किसी धर्मों का विरोध नहीं करते थे, इस पर लिखा हुआ है। तो साक्ष्य से ही हम इतिहास को जानते हैं। तो पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख यानी मथुरा स्तंभ। तो पूछे गुप्तों का प्रथम अभिलेख बताइए, या गुप्तों के प्रथम अभिलेख पर 4 लाइन लिखिए। तो आप लिख दीजिएगा कि मथुरा स्तंभ लेख मथुरा में है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, गुप्त काल का है, प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष अंकित है। इस स्तंभ के द्वारा जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी गुप्त सम्राट के धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश डालता है। इसमें गुप्त सम्राटों के महेश्वर समुदाय उदिताचार महेश्वर समुदाय उदिताचार का वर्णन है। अब हम चलते हैं, जो है आप मेहरौली देख लिए, आप बौद्ध स्तंभ देख लिए, और मथुरा स्तंभ देख लिए, और प्रयाग प्रशस्ति के विषय में जान गए। तो ये सब आपका बहुत जबरदस्त इतिहास जानकारी का स्रोत है। अब आइए गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ ये वेशनगर विदिशा में है। वेशनगर विदिशा में है। विदिशा में है, मध्य प्रदेश में है विदिशा। यही अशोक की ससुराल थी विदिशा में। आप उसी क्रम में जान जाइए, अशोक की ससुराल यही थी विदिशा में। और भागवत हेलियोडोरस इंडो ग्रीक शासक एंटियालकिड्स का राजदूत भागवत हेलियोडोरस इंडो ग्रीक शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था। ठीक है, ये शुंग काल का है। तो इसमें क्या लिखा है भाई? तो इसमें लिखा है कि इसमें 2 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। किसमें? गरुड़ स्तंभ में। इसमें 2 स्तंभ लिखे गए हैं। इसमें 2 स्तंभ लिखे गए हैं। एक अभिलेख में हेलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताते हुए, एक अभिलेख में वासुदेव का अनुयायी बताते हुए, एक अभिलेख में वासुदेव का अनुयायी बताते हुए उसके स्तंभ द्वारा स्तंभ निर्माण का वर्णन है। स्तंभ निर्माण का वर्णन है। तो इसमें आप पूछ दे कौन ऐसा अभिलेख है जिसमें 2 तरह का वर्णन है? तो गरुड़ स्तंभ है। यह अभिलेख वासुदेव का राजदूत स्तंभ, वासुदेव का राजदूत जो है, इसमें 2 स्तंभ, इसमें 2 स्तंभ एक अभिलेख में वासुदेव का राजदूत जो है के अनुयायी बताते हुए उसके स्तंभ द्वारा स्तंभ का निर्माण का वर्णन है। और दूसरे में महाभारत के एक श्लोक का वर्णन। दूसरे में महाभारत के
किसी एक श्लोक का वर्णन है। अगर पूछ दे कि कौन ऐसा जो है पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख है जिसमें जो है दो जो है विषय वस्तुओं को लिखा गया है। एक तो वासुदेव के वासुदेव का राजदूत के अनुयायी बताते हुए उसके स्तंभ द्वारा लिखा गया है, और दूसरा जो है महाभारत का एक श्लोक लिखा गया है जो श्लोक का पता नहीं है। ठीक है, तो आप गरुड़ ध्वज स्तंभ को आप लगाइएगा। तो गरुड़ स्तंभ हो गया, पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख में गरुड़ हो गया, गरुड़ स्तंभ लेख। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं कि और कौन स्तंभ लेख है पुरातात्विक स्तंभ लेखों में, और ये शुंग काल का था। तो अब आइए और अब हम चलते हैं एरण स्तंभ। ये एरण जो है सागर में है, एरण सागर में है, सागर मध्य प्रदेश में है, सागर मध्य प्रदेश में है। एरण मध्य प्रदेश में है, सागर में है, और ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है, और ये गुप्त काल का है। जो समुद्रगुप्त है तो गुप्त काल का है, इसकी विषय वस्तु क्या है? यह अभिलेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों, यह अभिलेख कौन? एरण स्तंभ लेख। यह समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामले, हर आदमी का व्यक्तिगत बात होती है ना, तो यह समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामले की जानकारी देता है। अगर इसको पढ़ा जाए तो व्यक्तिगत रूप में कैसे थे समुद्रगुप्त, उसकी जानकारी देता है। यह विदर्भी शैली में, किस शैली में? विदर्भी शैली में है एरण का स्तंभ लेख। इस पर अंक उत्कीर्ण, विदर्भ शैली में है, इस पर अंक उत्कीर्ण किए गए हैं। इस पर जो है विदर्भी शैली में है, इस पर अंक माने 1 2 3 4, तो इस पर अंक उत्कीर्ण किए गए हैं, इसे जानकारी हो गई कि कौन अभिलेख में अंक भी उत्कीर्ण किए गए हैं। अगर पूछ रहे IAS ऑफिशियल की परीक्षा में, तो अंक जो है एरण के स्तंभ लेख में है, तो सागर में है, और समुद्रगुप्त से है जो है, तो इसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। पूछ दे समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति है, और एक कौन ऐसा लेख है जिसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी देता है, तो वही एरण का अभिलेख है जिसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी देता है, और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी देता है। उसके बाद आप आइए, एक एरण स्तंभ लेख और है, एरण स्तंभ एक और है। उसमें एरण, ये भी जो है एरण एक जगह है, ये भी मध्य प्रदेश में है, और जो है ये बुद्धगुप्त संबंधित है, बुद्धगुप्त से। देखिए एरण स्तंभ 2 है, एक एरण स्तंभ लेख में जो है समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी देता है, उसके व्यक्तिगत जीवन का, वो भी मध्य प्रदेश में है। यही एरण एक जगह है मध्य प्रदेश में, और एक एरण का अभिलेख जो है वो बुद्धगुप्त से संबंधित है, ये भी गुप्त काल का है, गुप्त काल का ये भी है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? यह स्तंभ लेख विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेख
प्रमाण है। यह स्तंभ लेख, यह जो बुद्ध काल का एरण का स्तंभ लेख है, यह स्तंभ लेख विष्णु के सर्वप्रथम अभिलेख का प्रमाण, विष्णु के सर्वप्रथम अभिलेख का प्रमाण है, अभिलेख का प्रमाण है विष्णु के। तो विष्णु प्रमाण है, इसमें विष्णु की महिमा में, इसमें विष्णु की महिमा में, विष्णु की महिमा में, विष्णु की महिमा में महाराजा मातृ, एक राजा थे, उनका नाम था मातृ, एक राजा थे, उनका नाम था मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज मन झंडा स्तंभ के निर्माण का उल्लेख है। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का उल्लेख है। आप समझ में आ गया? अगर पूछ दे कि आइए से बता दे, एक महीने चाहे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार। आप बताओ कि एक सप्ताह के दिनों का नामकरण किस स्तंभ लेख में है? आप परेशान में पड़ जाइएगा, आप पढ़े रहिएगा, आप कहेगा कहां से सवाल दे दिया कि कहता है कि एक सप्ताह में सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर और रविवार होता है। बताइए 1 से लेकर 7 दिनों का अंकन किस साक्ष्य के आधार पर और किस स्तंभ लेख में है इतिहास के अनुसार? तो अब कहेगी सारा सवाल कहां से दे दिया, इतना कठिन सवाल कि कहता है कि सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो यही लिखा हुआ है एरण के स्तंभ लेख में, जो बुद्धगुप्त से संबंधित है। एरण का स्तंभ लेख समुद्रगुप्त वाले में नहीं है। या लिख देगा सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, एरण के स्तंभ लेख बुद्धगुप्त से संबंधित वाले में है, और एरण स्तंभ लेख समुद्रगुप्त वाले में है, और जो है हिल्सा में जो मिला स्तंभ लेख उसमें है, या जो है आपका जो है बुद्धगुप्त से संबंधित, मथुरा स्तंभ लेख से संबंधित। आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि देखिए ना, तो लिखता है एरण स्तंभ दो जगह है, किसमें है? तो आप क्लियर करिए। दिनों अंक का वर्णन एरण के समुद्रगुप्त के जीवन शैली वाले स्तंभ में है, और दिनों का वर्णन, दिनों जो दिन है सप्ताह में, उनका वर्णन एरण के स्तंभ बुद्धगुप्त से संबंधित वाले में अंकित है। तो ये आपको जानकारी होगी, और अच्छा से आप इसको जानिएगा भी, समझिएगा भी, और आपको आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है? तो अब आइए, एरण स्तंभ हो गया। अब भीतरी स्तंभ लेख, अब आइए आपको बताते हैं भीतरी स्तंभ लेख। यह क्या है भाई भीतरी? तो यह भीतरी क्या है? तो एक भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ कहाँ है भाई? भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है भाई? तो भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी एक जगह है, भीतरी चाहे पूछ रहे हैं भीतरी क्या है? भीतरी क्या है? 2 लाइन लिखिए, पसीना छूट जाएगा।
कि भाई भीतरी क्या है, इस पर 2 लाइन लिखने के लिए कहता है। तो भीतरी जो है आपका गाजीपुर जिले में है, और ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। तो भीतरी एक जगह है, वो गाजीपुर जिले में है, यह राज्य उत्तर प्रदेश में है। एक लाइन हो गया। यह स्कंद गुप्त राजा से संबंधित है। यह स्कंद गुप्त राजा से संबंधित है, राजा से संबंधित है। भीतरी राजा से संबंधित है। स्कंद गुप्त ये भीतरी अभिलेख। और ये किस स्कंद गुप्त किसे, तो गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। आज में लिखा क्या है, इस लेख में स्कंद गुप्त के वंश परिचय, इस लेख में इसका विषय वस्तु है, इस लेख में स्कंद गुप्त, इस लेख में स्कंद गुप्त के वंश परिचय, इस लेख में स्कंद गुप्त के वंश परिचय, हूणों के आक्रमण, हूण आक्रमण किए थे भारत पर न, तो हूणों के आक्रमण तथा स्कंद गुप्त द्वारा उनके दमन का उल्लेख है। स्कंद गुप्त द्वारा उनके दमन का उल्लेख है। किसमें, भीतरी स्तंभ लेख में। तो भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है, भीतरी एक जगह है, गाजीपुर में है, राज्य उत्तर प्रदेश है, स्कंद गुप्त से संबंधित है, गुप्त वंश का शासक था। इस लेख में स्कंद गुप्त के वंश का भी परिचय है। और हूण ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो स्कंद गुप्त ने उनसे युद्ध किया था और उन हूणों को पराजित किया था। और पराजित करने के बाद यही जो है स्कंद गुप्त भीतरी स्तंभ लेख में लिखवा करके और रखवाए, वो इतिहास जानने का हमारा एक स्रोत हो जाता है। तो इसीलिए आप इतिहास को जानते हैं। अगर ये जो है पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख ना हो तो भी आप इतिहास में कंफ्यूज रहिएगा। तो अगर पूछ दे हूणों को किसने दमन किया, तो स्कंद गुप्त ने दमन किया, यही तो कहानी लिख दे। और लिखते हुए कहा कि भारत में हूण जो है आक्रमण किए, आक्रमण करने के बाद बहुत क्षति पहुंचाए और इसको स्कंद गुप्त ने पराजित किया था। बताइए कि इसका जिक्र भारतीय पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख के किस अभिलेख में है। तो आप वहां भौचक्का रह जाइए, पूरा ही तो कहानी लिख दिया, पूछ रहा है कहाँ है, तो आप लिखिएगा भीतरी स्तंभ लेख है। यह भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है और भीतरी एक जगह है, आपको आसान हो जाएगा। तो यही है। अब आइए बिहार स्तंभ लेख, बिहार स्तंभ लेख, बिहार स्तंभ लेख। बिहार में भी एक स्तंभ लेख है, यह बिहार शरीफ में है, बिहार शरीफ में है। ये पटना बिहार शरीफ पटने में है और ये बिहार राज्य में है, बिहार राज्य में है। तो ये बिहार स्तंभ लेख में इसमें भी स्कंद गुप्त का ही वर्णन है। स्कंद गुप्त राजा से है, यह गुप्त काल का ही है, गुप्त काल का ही है। और गुप्त काल इसमें क्या लिखा है, भीतरी स्तंभ लेख में तो आप जान गए कि इसमें स्कंद गुप्त राजा जो है इनके वंशावली को बताता है। और भीतरी जो है उत्तर प्रदेश में है और गाजीपुर जिले में है और यह राजा के विषय में, स्कंद गुप्त के वंश के विषय में बताता है और हूण को इन्होंने पराजित किया यह बताता है। अब ये बिहार स्तंभ लेख जो बिहार शरीफ में है, ये पटना में है, बिहार राज्य में है, स्कंद गुप्त से संबंधित है। स्कंद गुप्त गुप्त काल का राजा था और इसमें क्या विषय वस्तु लिखा है, तो इस स्तंभ पर कोई तिथि अंकित नहीं है। इस स्तंभ पर कोई तिथि अंकित नहीं है, कोई तिथि अंकित नहीं है, कोई तिथि अंकित नहीं है।
इस पर स्कंद गुप्त के शासकों, इस पर स्कंद गुप्त तक के शासकों का कुछ पदाधिकारियों, स्कंद गुप्त के शासकों तथा कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख है। कहने का मतलब यह है कि भीतरी स्तंभलेख में तो उसके वंशावली है और हुड़ों को पराजित किया, लेकिन बिहार स्तंभलेख में, यह बिहार शरीफ में है, पटना में है, बिहार राज्य में है, स्कंद गुप्त से संबंधित है, गुप्त काल का है। इस स्तंभ पर कोई तिथि नहीं है, बिना तिथि का यह स्तंभलेख है, बिहार स्तंभलेख। इस पर स्कंद गुप्त के शासकों, जितने स्कंद गुप्त के जो है स्कंद, इस पर जो है गुप्त शासकों तथा कुछ गुप्त जितने शासक, गुप्त वंश के जितने शासक हैं, उनका नाम सीरियल वाइज लिखा हुआ है। जैसे अभी वीडियो लोग हैं, सब वीडियो हैं, तो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, अभी तक वीडियो कौन है उस अंकित है। उसी तरह से इस पर शासकों के नाम अंकित है और उनके कुछ ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उनका उल्लेख है बिहार स्तंभलेख में। तो बिना तिथि का जो है पुरातात्विक स्तंभलेख किसे कहा गया है? तो बिहार स्तंभलेख। अब आइए हम आपको बताते हैं बिलसंड का अभिलेख। बिलसंड का अभिलेख, बिलसंड का स्तंभलेख, बिलसंड का स्तंभलेख। ये कहाँ है? बिलसंड जो है एटा जिला में है। एटा जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। ये कुमारगुप्त प्रथम का है। कुमारगुप्त प्रथम का है। गुप्त काल का यह भी है, गुप्त काल का है बिलसंड का। तो ये बिलसंड में क्या लिखा है? इस अभिलेख में गुप्त संभवत, बिलसंड का अभिलेख को याद करिएगा, इसमें गुप्त संभवत 415 ईस्वी अंकित है। गुप्त संभवत किसमें है? अंकित, बिलसंड के स्तंभलेख में है, अंकित है। कुमारगुप्त के शासकों का उल्लेख है। कुमारगुप्त के कुमारगुप्त के शासकों का उल्लेख है। इसी अभिलेख में ध्रुव शासकों द्वारा, इसी अभिलेख में ध्रुव शासकों द्वारा एक ब्राह्मण द्वारा, ध्रुव शासकों के समय में एक ब्राह्मण द्वारा कार्तिक मंदिर तथा धर्म संघ के निर्माण का उल्लेख है। धर्म संघ के निर्माण का उल्लेख है। हो गया। बिलसंड का स्तंभ अभिलेख बहुत जरूरी है। इसी में गुप्त संवत 96 और 415 ईस्वी अंकित है और ये कुमारगुप्त के शासकों के का उल्लेख है। इसी अभिलेख से
में, इस अभिलेख से ध्रुव शासकों के समय में, ध्रुव शासक जो थे उसके समय में एक ब्राह्मण के द्वारा कार्तिक मंदिर बनवाया गया था और धर्म संघ बनाया गया था, उसका उल्लेख है। तो आइए बिलसंद, अब आइए हम चलते हैं एरण स्तंभ लेख एक और है। एरण के 3 स्तंभ लेख हो गए। एरण, ये तीसरा एरण है, एरण स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, एरण का तीसरा स्तंभ लेख है, एरण का तीसरा, याद रखिएगा, एरण स्तंभ लेख। ये भी वही एरण मध्य प्रदेश के सतना में है, याद रखिएगा। सतना में सीमेंट की फैक्ट्री भी है। ये भानुगुप्त राजा से संबंधित है, भानुगुप्त राजा से संबंधित है। ये गुप्त काल का राजा था, गुप्त काल का। अब इसमें लिखा क्या गया भाई, तो आप जानिए। एक एरण में, एरण अभिलेख में जो है 3 एरण अभिलेख हो गया, या एक एरण अभिलेख में, ये तीसरे एरण में है, ये भानुगुप्त से संबंधित है। और 2 एरण अभिलेख जो है वह समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त से संबंधित था। और ये तीसरे में एरण स्तंभ लेख में ये भानुगुप्त, गुप्त वंश का राजा है, यानी तीसरे एरण के में भानुगुप्त राजा से संबंधित है। इसमें क्या लिखा है कि ये 510 ईस्वी के इस अभिलेख में, 510 ईस्वी के इस अभिलेख में, 510 ईस्वी के इस अभिलेख में, 510 ईस्वी के इस अभिलेख में भानुगुप्त वंश के, भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है। भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है, वीर कहा गया है, वीर कहा गया है। पूछ दे कि भानुगुप्त का उल्लेख किस अभिलेख में है, तो एरण के तीसरे अभिलेख में है। इसमें भानुगुप्त को वीर किस अभिलेख में कहा गया है, तो एरण के अभिलेख में कहा गया है। था दुर्गों के विरुद्ध तथा हूणों के विरुद्ध, हूणों के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन युद्ध किए थे, भानुगुप्त। युद्ध करते हुए उसके मित्र गोपराज, युद्ध करते हुए उसके मित्र गोपराज की, उसके मित्र गोपराज की मृत्यु हो गई थी, तब उसके पत्नी ने, गोपराज की, तब उसकी पत्नी ने सती हो गई, गोपराज के साथ सती हो गई गोपराज की पत्नी। तो इसलिए एरण तीसरा स्तंभ लेख बहुत जरूरी है। इसमें भानुगुप्त, इसीलिए अपने लड़कों का लोग भानु लिखते हैं, यानी भानु वीर व्यक्ति था, इसलिए उसे विश्व का वीर कहा गया। हूणों के विरुद्ध युद्ध किया और हूणों से युद्ध करते हुए उसका दोस्त जो था गोपराज, वह मारा गया। जब गोपराज मारा गया तो गोपराज की पत्नी उसके चिता के साथ जल करके राख हो गई। ये आइए एरण स्तंभ लेख है। अब आइए हम आपको जो है एक और स्तंभ लेख पर प्रकाश डाल के
और यही अपना आज का जो है ऐतिहासिक चर्चा बंद करेंगे। आइए, तालगुंडा स्तंभ लेख, तालगुंडा स्तंभ लेख, तालगुंडा स्तंभ लेख। ये क्या है भाई? यह सिमोगा एक जगह है, सिमोगा, तालगुंडा सिमोगा। यह है मैसूर राज्य में, मैसूर अभी का कर्नाटक बोलता है, कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक। ये शांति बर्मन और मयूर शर्मन का, ये शांति बर्मन, मयूर शर्मन और ये भी शांति बर्मन, मयूर शर्मन, ये भी जो है गुप्त काल के ही राजा थे, गुप्त काल के ही राजा थे, ये भी गुप्त काल के ही राजा थे। तो तालगुंडा स्तंभ लेख शिमोगा में है, यह शिमोगा मैसूर में है। जीएस भी हो गया और इतिहास भी जान रहे हैं। तो तालगुंडा स्तंभ लेख शिमोगा में है, मैसूर के कर्नाटक में है। मैसूर जो पहले मैसूर का आजकल कर्नाटक है। और ये शांति बर्मन और मयूर शर्मन दो राजा थे। ये दो शांति बर्मन, मयूर शर्मन गुप्त काल के ही राजा थे। तो यह दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का, यह दक्षिण में कदम्बों के इतिहास, कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। तालगुंडा स्तंभ अभिलेख से जो दक्षिण में कदम्ब थे, कदम्बों की एक शाखा थी जो दक्षिण में राज करते थे, तो उनके इतिहास की जानकारी देता है। तो इसीलिए कहा जाता है पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कदम दक्षिण में शासन करते थे, कदम शासक मयूर शर्मन स्रोत है इसके कदम, किसमें तालगुंडा स्तंभ लेख में, इसमें जो है कदम्ब शासक, इसमें कदम्ब शासक मयूर शर्मन का पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख है। इसमें कदम्ब शासक व मयूर शर्मन, कदम्ब शासक मयूर, इसमें कदम्ब शासक और मयूर शर्मन और पल्लवों से युद्ध का उल्लेख है। क्लियर हो गया? तो तालगुंडा कहाँ है? तालगुंडा अगर पूछ दे तो बहुत लोग घबरा जाएंगे। तो तालगुंडा शिमोगा में है, मैसूर में है, कर्नाटक राज्य है। और शांति बर्मन मयूर शर्मन वहां का राजा हुआ करते थे और गुप्त काल के ही दोनों राजा थे। इनके इस तालगुंडा अभिलेख में दक्षिण में कदम्बों के इतिहास का अध्ययन मिलता है। कदम का इतिहास अगर पढ़ना चाहें तो तालगुंडों का अभिलेख पढ़ेंगे तो कदम का इतिहास जान जाएंगे। और इसमें कदम शासक और मयूर शर्मा और जो पल्लव थे, तीनों में युद्ध हुआ था, पूरा युद्ध हुआ था। और उसी युद्धों का वर्णन तालगुंडा स्तंभ लेख में है, जो शिमोगा मैसूर कर्नाटक में है। शांति बर्मन मयूर शर्मन गुप्त काल के ही राजा थे। इसको आपको ये तो लिखने का भी समय देते हैं, आप सुन करके भी लिख सकते हैं और याद भी करिएगा तो आपको जानकारी होगा। तो हमारा जो है अब पुरातात्विक स्रोत, इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत खत्म हो गए। अब इतिहास जानने के हम अब पढ़ेंगे एक तो जो है ये पुरातात्विक स्रोत हैं, और अब हम पढ़ेंगे इतिहास जानने के जो है, अब हम पढ़ेंगे इतिहास जानने के जो है साहित्यिक स्रोत।
इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अब पढ़ेंगे हम लोग साहित्यिक स्रोत, तो इस पर हम लोग कल प्रकाश डालेंगे। तो इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत हो गया, अभिलेखीय स्रोत हो गया, और जो है पुरातात्विक हो गया, अभिलेखीय हो गया, और साहित्यिक स्रोत। अब तीसरा हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे। तो इसी पर हम बंद कर दे। लेकिन आप लोगों से यह निवेदन है कि आप लोग जब इसे जब पढ़ें तो इसे बार बार खोल के पढ़ें। इतिहास है बहुत लंबी चीजें हैं, तो इसको बार बार पढ़ने से अभ्यास होगा, जानकारी होगी। ऐसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से ये हो जाएगा कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके मोबाइल पर चला जाएगा, आपके यूट्यूब चैनल पर चला जाएगा। तो आप उसको हमेशा कहीं भी रहिएगा, बस में भी पढ़ सकते हैं, जो है चाय की दुकान पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं, आप कोई काम कर सकते हैं तो काम करते हुए मोबाइल खोल करके पढ़ सकते हैं। अपने टाइम को यूजफुल सिस्टम से प्रयोग करिए, मानो उसको उपयोगी व्यवस्था में प्रयोग करिए, तो आपको हर काम करते समय इसको आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए जब सिस्टम डिजिटल प्रणाली चली है तो हम कहें कि डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आप लोगों को अपने ज्ञान का कुछ अंश बांट दें। क्योंकि मैं एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के होने के नाते मैं कहीं क्लास तो नहीं ले सकता, और मेरे पास समय है। मैं इसी समय में से अपने डेरे में से ही आपको भेज रहा हूँ कि आप जानिए और आगे बढ़िए और लोगों को समझाइए बुझाइए, यही मेरी इच्छा है। और आपकी इच्छा ये होनी चाहिए कि हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, और IAS और IPS बन के समाज के बुराई को हटाएंगे और अच्छाई को लाएंगे। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। अगर इस अच्छे इच्छा को आप अपनाइएगा तो आप जरूर महान कहाइएगा। धन्यवाद।